ऐसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स या कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जिससे आप पहली बार में एसएससी जेईई एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। क्या अगर मैं 2027 में एलिजिबल हूं और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करना चाहता हूं तो ये बहुत जल्दी है क्या? आपको पता चल जाएगा एसएससी कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 नंबर का आपका पहला CBT 1 का एग्जाम होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो लोग भी एसएससी जेईई 2027 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अभी तो 2026 का एग्जाम नहीं हुआ, 2026 का एग्जाम डिले हो गया, तो हम 2027 के बारे में क्यों सुनना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2027 में ही एलिजिबल होंगे एसएससी जेईई एग्जाम देने के लिए, और बहुत से स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ जो नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हैं और उनका कहना है कि क्या कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स या कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जिससे आप पहली बार में एसएससी जेईई एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो 2027 में अगर आप पेपर देने वाले हो और पहली ही बार में आपको पेपर क्रैक करना है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऐसे की पॉइंट्स और टिप्स आपको मिलने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या अगर मैं 2027 में एलिजिबल हूँ और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करना चाहता हूँ तो ये बहुत जल्दी है क्या? इज इट टू अर्ली कि मैं अभी से तैयारी स्टार्ट कर दूँ? तो मेरा आंसर होगा नहीं, ये जल्दी नहीं है। क्यों नहीं है? अभी थोड़ी ही देर में आपको बात समझ आ जाएगी। क्योंकि देखिएगा, अगर मुझे 2027 में पहली बार में पेपर क्रैक करना है तो सबसे पहली बात तो आती है कि मैम सिलेबस देखें तो हमारा टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही एसएससी जेईई CBT 1 में आता है, और जितना अच्छा स्कोर हम CBT 1 में कर पाएंगे तो उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस हमारे होंगे। तो पहली बात आती है उस सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, रिवीजन करनी होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, तभी हम एग्जाम में जाने से पहले कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो अब बात आती है सिलेबस कंप्लीशन की। सिलेबस कंप्लीशन कहाँ से करें? तो देखिएगा, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास राइट रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है। आप में से जो लोग अभी कॉलेज गोइंग है और नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हो, आप सोच रहे होंगे कि हम कहीं यूट्यूब से इधर उधर से पढ़ लेते हैं, 2 लेक्चर यहाँ से देख लिए, 4 वहाँ से देख लिए, कहीं और से कुछ लेक्चर्स देख लिए, और इस तरीके से अपनी तैयारी आप कंटिन्यू करने लग जाते हो। लेकिन बीच में एक मोमेंट आता है, आपको लगता है कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा नहीं है, क्वेश्चंस तो यहाँ से पूछे गए हैं, अब ये कौन सा टॉपिक होगा। फिर आप उसको फिर से ढूंढते हो, फिर आप उसको अपनी बुक्स में ढूंढते हो। इससे क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम उन टॉपिक्स को ढूंढने में लग जाता है जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। यानी कि आपका एक प्रॉपर वे में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि आप इधर उधर से अलग अलग जगह से चीज़ें ढूंढ रहे हो। आपको ये नहीं करना है। मेरी सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप ये आप लोगों के लिए है। सबसे पहली बात है, हमारे पास राइट रिसोर्सेज होने चाहिए। राइट रिसोर्सेज का मतलब है कुछ ऐसी जगह जहाँ पर मेरा सिलेबस पूरा वेल डिफाइंड फॉर्म में कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट मुझे स्किप नहीं करना है, एक बार मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, और वो शायद ही आपको YouTube पर कहीं ऐसा मिल पाएगा कि हर चीज़ डिटेल में और एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सारे सब्जेक्ट्स उसी तरीके से कंप्लीट हो जिस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, आप कोई भी मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालना चाह रहा है ये उसके लिए बात है। जिसने सोचा हुआ है कि मेरे पास कुछ टाइम और है, मैं आराम से देखूंगा, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। तो आपको किसी ना किसी कोई भी ऐसे बैच में एनरोल होना है, कहीं पर भी कोई भी ऐसा बैच देख लीजिए जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से पढ़कर मैं चीज़ों का सिलेबस जो है अपना वो कंप्लीट कर लूँगा। अब वो बैच कहाँ से लूँ, कौन से टॉपिक्स किससे पढ़ूँ, उसके लिए आपको YouTube हेल्प कर सकता है। आप YouTube पर देख सकते हैं, फैकल्टीज ने पढ़ाया है, आपको लग रहा है कि इनसे पढ़कर चीज़ें समझ आ रही है तो आप उस अकॉर्डिंग किसी बैच में एनरोल हो सकते हो। बैच सिर्फ इसलिए है ताकि आप एक बार वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सिलेबस कंप्लीट करो। अभी भी सिलेक्शन तक नहीं पहुंचे हैं, अभी तो हमने जस्ट पहली सीढ़ी कवर की है। पहली सीढ़ी यहाँ पर हम चढ़े हैं कि भाई हमारा सिलेबस वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कंप्लीट हुआ है। क्योंकि जब आप सिलेबस एक सही तरीके से कंप्लीट करते हो तो आप कॉन्सेप्ट्स को सीख पाते हो। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहे होते हो कि रट लिया, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, अगर इस बार एसएससी जेईई का पेपर देखोगे तो समझ में आएगी आपको बात। जो ऊपर ऊपर से पढ़कर गया था उनका पेपर अच्छा नहीं गया,
जिन्होंने डिटेल में पढ़ा है और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना जानते हैं वही इस बार पेपर अच्छा कर पाए। तो यानी कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते अब एसएससी जेईई में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स जब तक आपके अच्छे नहीं होंगे तो आप नए क्वेश्चंस के साथ डील नहीं कर पाओगे। तो सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को, अब जब भी हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं, जब हम थियोरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं, जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ोगे वो आपको गाइड करेंगे कि आप एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करेंगे कम से कम पिछले 5 साल के, और मैं बोलूँगी कि कम से कम पिछले 3 साल के PYQ सॉल्व करने हैं। मान लीजिए आपने सर्वेइंग सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी थ्योरी कवर कर ली है, अब उस चैप्टर के आप पिछले 3 साल के एसएससी जेईई के PYQ देख लो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एसएससी एग्जाम किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो पहली बात होगी वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए, और जब लगेगा कि अच्छा कॉन्सेप्ट सब कवर हो चुके हैं तो मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं? एसएससी जेईई के PYQs। अच्छा, अब ये जल्दी है क्या हम अभी से तैयारी क्यों स्टार्ट कर दें? अभी आपको ये रियलाइज होगा कि ये जल्दी नहीं है, बिल्कुल सही टाइम है। इससे लेट करोगे तो फिर तैयारी और डिले हो जाएगी। अब देखिएगा अभी कौन सा महीना चल रहा है भाई, हम मानते हैं कि हमने मई में तैयारी स्टार्ट कर दी, मई 2025 चल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, अगर आप डेली 2 टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी 2 टेक्निकल सब्जेक्ट और 1 नॉन टेक पढ़ रहे हो, मैं डेली की बात कर रही हूँ, और आपने मई में तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है, तो जाकर 8 मंथ्स में मैं आपको बोल रही हूँ, और आप डेली पढ़ रहे हो एक्सेप्ट संडेज आप रिवीजन कर रहे हो, जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उनको भी आप रिवाइज कर रहे हो। 8 महीने मतलब पूरा फुली डेडिकेशन के साथ आपने सिलेबस कंप्लीट किया, और जो चीज़ें पढ़ी उसका थियोरेटिकल पोर्शन साथ साथ रिवाइज किया, तो ऑन एन एवरेज 8 मंथ्स आपको लग जाएंगे ये सारा सिलेबस कंप्लीट होने में। तो मान लीजिए आपने दिसंबर मंथ में अपना ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया, चलो आप ये भी सोच सकते हैं कि आपने दिसंबर नहीं जनवरी तक ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इतना टाइम सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन में जाएगा। और हम ये मान लेते हैं कि हमारा एसएससी का जो पेपर है वो जून से जुलाई 2027 में होने वाला है, तो सिलेबस कंप्लीट होने में मुझे कितना टाइम लगा? ऑन एन एवरेज दिसंबर से जनवरी 2025 तक मैंने सिलेबस एक बार कंप्लीट किया और साथ साथ में सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया। पर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कोई सब्जेक्ट जो बहुत पहले पढ़ा था लगेगा अरे भूल रहा हूँ मैं इसका कॉन्सेप्ट, तो इसकी कॉन्सेप्ट्स में तो और अभी ऐसा लगेगा कि कहीं मैं सच में जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती थी मैं वो भूल तो नहीं गया। आप में से आधे लोग इस चीज़ को फील करते होंगे। तो अब मुझे क्या करना है, एक तो मैंने साथ साथ पढ़ते हुए रिवीजन करी, एक मुझे सेकेंड रिवीजन करनी है। जो सेकेंड रिवीजन है उसके लिए मैंने रखे 2 महीने। तो मान लीजिए जनवरी 15 तक तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ सिलेबस, तो जनवरी 15 से फरवरी और मार्च 15, तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि मैंने मार्च 15 तक क्या किया, सेकेंड रिवीजन करी। सेकेंड रिवीजन में मैंने क्या किया है, सेकेंड रिवीजन में जो मेरे PYQs थे प्रीवियस 10 ईयर्स के, मैंने वो सारे PYQs सॉल्व करे एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स के, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। और मैंने यहाँ पर 1 वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है। और जब आप ये स्टार्ट करेंगे, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, PYQs लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा एसएससी कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो आपने ये 2 महीने रखे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, जिसमें आप रिवीजन, PYQs, प्रीवियस एसएससी जेईई क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, मतलब स्टार्ट कर दिया है। एटलीस्ट 1 वीक का 1 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है। अब हम पहुंच गए हैं कौन से महीने में, मार्च 15। अब अप्रैल, मई, तो जून में पेपर हो जाएगा, हमने ये माना है। अब हमारे पास अगले 2 महीने बचे हैं। ये जो अगले 2 महीने हैं ये मैंने पूरे तरीके से डेडिकेट कर दिए फॉर द मॉक टेस्ट। मतलब मैंने इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। जैसा पेपर आता है, पेपर का पैटर्न मुझे सॉल्व करने आने चाहिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स एक साथ, पहला सब्जेक्ट का क्वेश्चन, सेकेंड सब्जेक्ट का क्वेश्चन, थर्ड का, तो मेरे दिमाग में वो ऐसे माइंड की ट्रेनिंग हो जानी चाहिए कि मैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ याद कर पाऊँ। अब मैं यहाँ पर सीखूंगी, पिछले 2 महीने में रिवीजन की, पिछले 2 महीने में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, फॉर्मूलाज याद किए, और अगले 2 महीने में मैं पूरे मॉक टेस्ट दे रही हूँ। और वो मॉक टेस्ट आप पहले एक एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, और 1 महीना फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए रखना। जब आप 1 महीना लास्ट का डेडिकेट कर देते हो कि मैं मई मंथ में सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूंगा,
तो पेपर में जाने से पहले खुद सोचिए आपको डर कैसे लगेगा। आप 1 महीने से उसी पैटर्न के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो जैसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। तो आप देखिए, इतना टाइम तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि मिनिमम इतना टाइम चाहिए मुझे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये जल्दी नहीं है 2027 की तैयारी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर आप इससे 1-2 महीने आगे डिले करोगे तो आपको हर चीज़ थोड़ी जल्दी करनी होगी। रिवीजन को टाइम कम मिलेगा, मॉक को कम टाइम मिलेगा, तो फिर वो सब चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। तो बस मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, 2027 में जो तैयारी कर रहा है पहले सिलेबस कंप्लीट करे, फिर अपने एक दो डेढ़ महीना कम से कम रिवीजन का रखे और लास्ट के 2 महीने सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करे, ताकि CBT 2 की तैयारी भी साथ साथ ही हो रही है। बाद में डिपेंड नहीं होना है कि CBT 2 में अलग से पढ़ूंगा। टेक्निकल के कॉन्सेप्ट अगर आपने पहले ही अच्छे से कवर कर लिए तो CBT 2 के लिए बहुत कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे कुछ की पॉइंट्स थे, और SSC JEE के पैटर्न पर आपको अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएगी। फिर भी आपको कोई डाउट है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। तो SSC JEE का पैटर्न क्या रहता है, कट ऑफ क्या रहता है, कौन से सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा या कम रहता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप फैकल्टीज़ के नोट्स फॉलो करिए या स्टैंडर्ड बुक्स देखिए। स्टैंडर्ड बुक्स देखोगे थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए। फिर PYQ सॉल्व करने हैं, AE के PYQ सॉल्व करने हैं, और लास्ट स्टेप रहेगा मेरा मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट का एनालिसिस। तो 1 साल हमारा कम से कम हम देख रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालने के लिए हमें रिक्वायर है, क्योंकि SSC JEE एग्जाम में जो आपका CBT 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस ये पूछी जाती है और साथ में टेक्निकल पोर्शन भी आता है। तो टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का आपका पहला CBT 1 का एग्जाम होता है। आप CBT 1 क्वालिफाई करते हो और देन आप एलिजिबल होते हो फॉर CBT 2 एग्जाम। तो चलिए, आज के सेशन में मैंने मेनली आप लोगों को इन्फॉर्म करना था कि भाई जल्दी नहीं है अगर आप अभी से तैयारी शुरू करोगे, पर अगर आप सोच रहे हो कि मैंने 2027 में पहली बार में पेपर निकालना है तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप अगर गाइडेंस लेना चाहते हैं सिमरन मैम PW मेरे से कनेक्ट कर सकते हो आप लोग। और सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में कोई और डाउट आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी आपकी। और इंजीनियर्स वाला ने अभी SSC JEE 2027 का एक पेड बैच भी लॉन्च किया है। 2027 SSC JEE पर ही वो टारगेट कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्फ स्टडी से आपको टाइम लगेगा, अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि उसमें चीज़ें मेरी डिले हो जाएंगी तो आप एक बार उस बैच की डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पर आपको या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं उसमें जो सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, तो चलिए ऐसे ही मिलेंगे किसी एनी अदर वीडियो में। आई होप आपको आज मेरे सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको रिवीजन रिगार्डिंग सिलेबस या फिर कोई भी SSC JEE एग्जाम रिगार्डिंग डाउट्स हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में बताना, और आप बताना कि आप कौन से ईयर में SSC JEE क्रैक करने के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब कौन से ईयर में आप SSC JEE एग्जाम निकालने वाले हैं, 2027, 2028, जो भी आप लोगों का टारगेट ईयर है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी जो एक सीट है अपनी इस एज ए गवर्नमेंट इंजीनियर उसको पक्का करिए और कंसिस्टेंसी के साथ पूरा मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।